आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के ऑप्टिक्स चैप्टर से प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है किसी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। The return of light rays into the same medium after striking a surface is called reflection of light. जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। The surface on which the light rays reflect after striking is called the reflecting surface. जी, मान लीजिए ये हमारी ए बी एक लाइट रेज है जो कि एक पृष्ठ यानी सरफेस एम डैश पर टकराई और ये सी डायरेक्शन में वापस लौट गई। तो इस घटना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। और ये हमारी जो ए बी किरण है रे है ये जिस सरफेस यानी एम डैश से इस चित्र में टकरा के लौट रही है तो ये सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। वस्तु से पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। The light ray coming from the object towards the surface is called the incident light ray. पृष्ठ से टकराकर जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। The light ray going away after striking the surface is called the reflected light ray. तो इस चित्र में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए बी जो प्रकाश की किरण लाइट रे है ये पृष्ठ के पास आ रही है इसलिए इसे इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण बोलेंगे। और जो लाइट रे बीसी है ये सरफेस से टकरा के वापस जा रही है तो हम इसे परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। The point on the surface at which the incident light ray hits is called the point of incidence. इस चित्र में हमारी जो आपतित यानी इंसिडेंट रे है ये बी बिंदु पर आकर स्ट्राइक कर रही है तो बी हमारा इंसिडेंट पॉइंट यानी आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण को आपतन कोण कहते हैं। The angle between the incident ray and the normal at the point of incidence is called the angle of incidence. परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। The angle between the reflected ray and the normal at the point of incidence is called the angle of reflection. जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं हमारे आपतन बिंदु यानी बी पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो है बी एन और हमारी इंसिडेंट रे है ए बी। तो ए बी और बी एन के बीच का जो एंगल है जिसे हम बोलेंगे एंगल ए बी एन इसे आई से डिनोट करेंगे और ये हमारा आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। तथा इसी नॉर्मल बी एन और रिफ्लेक्टेड रे बी सी के बीच का जो एंगल है ये वाला जिसे हम डिनोट करेंगे एन बी सी से इसे आर से डिनोट किया जाता है इसे परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. आपतित किरण जैसा चित्र में दिख रहा है ए बी, परावर्तित किरण बी सी और अभिलंब यानी नॉर्मल बी एन ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। जैसे कि हम ये दोबारा एक सरफेस बनाया कि यहाँ से कि इंसिडेंट रे आई और ये हमारा नॉर्मल है तो ये आके नहीं ये नहीं हो सकता ये इधर से आए और इधर यानी बोर्ड से बाहर की ओर या बोर्ड के पीछे की ओर मूव कर जाए ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये तीनों सेम प्लेन में होती हैं। प्लेन सेम है डायरेक्शन अलग अलग है। नेक्स्ट, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण यानी कोण ए बी एन और परावर्तन कोण यानी कोण एन बी सी यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये परावर्तन का सेकेंड लॉ कहलाता है। यदि परावर्तन के लॉज के हिसाब से देखें तो परावर्तन का फर्स्ट लॉ होता है ये कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होती है, फर्स्ट रूल है। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, उसका सेकेंड रूल है।
हम अलग अलग पॉइंट के रूप में भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो इनको कंबाइन करके रोल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। यदि परस्पर समांतर आपतित प्रकाश किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन की प्रक्रिया में परावर्तक पृष्ठ में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। If for mutual parallel incident light rays, reflected rays are also parallel, then it is called regular reflection. In the process of regular reflection, the image of the object is visible in the reflecting surface. नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या रूल है कि यदि इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल में है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल में होंगी, या हम ऐसा बोल सकते हैं यदि ये घटना घट जाए तो हम उसे नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की पहचान ये होती है कि जिस सरफेस से वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि पैरेलल इंसिडेंट रेज के लिए रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो, तो उस स्थिति में हमें वो सरफेस जैसे इस चित्र में डैश है ये तो दिखेगा ही, बल्कि इस सरफेस के अंदर यहाँ कहीं पे हमको इस पॉइंट ए का इमेज भी दिखाई देगा। यदि ऐसा दिखाई देता है तो हम मान सकते हैं कि ये सरफेस हमारा नियमित यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन केवल वही सतह करती हैं जो पूर्णतः चिकनी होती हैं। यदि परस्पर समांतर आपतित प्रकाश किरणों के लिए परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती हैं तो उसे अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन की प्रक्रिया में परावर्तक पृष्ठ में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। If for mutual parallel incident light rays, reflected rays are not parallel, then it is called irregular or diffused reflection. In the process of irregular reflection, the image of the object is not visible in the reflecting surface. अनियमित परावर्तन में जो घटना घटती है वो ये है कि आपतित रेज यानी इंसिडेंट रेज जो हैं वे तो पैरेलल हो सकती हैं पर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं। और इस तरह से जब भी परावर्तन होता है तो इसे इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये तब होता है जबकि सरफेस पूर्णतः चिकना नहीं होता बल्कि थोड़ा ऊंचा नीचा या उबड़ खाबड़ होता है। और इसकी एक विशेषता और भी है कि अनियमित परावर्तन में सरफेस जैसे इस चित्र में डैश है ये तो दिखाई देगा, फिर इस सरफेस में इंसिडेंट पॉइंट का कोई रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज फॉर्म नहीं होगा यानी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारी पहचान है कि नियमित परावर्तन में सरफेस भी दिखता है और सरफेस में ऑब्जेक्ट का इमेज भी दिखता है। और अनियमित यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस तो दिखाई देता है परंतु ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म नहीं होती। दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित समस्त प्रकाश किरणों का नियमित परावर्तन करती है। Mirror is a device which regularly reflects all the light rays incident on it. दर्पण नॉर्मली हम उनको कहते हैं जिनमें हमें इमेज यानी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। और अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि प्रतिबिंब हमें तब दिखाई देता है जब परावर्तन नियमित यानी रेगुलर टाइप का हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नियमित परावर्तन करने वाला ऑब्जेक्ट है वे सभी ऑब्जेक्ट दर्पण कहलाएंगे। यहाँ एक विशेष बात और है कि हम लोग ये मानते हैं कि दर्पण कांच के होते हैं, उनके पीछे पॉलिश होती है। तो हमने चित्र में यह बनाया भी कि ये पॉलिश का सिंबल है हमारे पास। तो पॉलिश वाला कांच का दर्पण तो होता है परंतु जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता हो वो दर्पण होता है। उसके लिए कांच और पॉलिश का होना आवश्यक नहीं है, केवल कांच और पॉलिश तो चित्र में दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। Mirrors are of 3 types: plane mirror, spherical mirror, parabolic mirror. मिरर के 3 टाइप हैं। हमारे घरों में जो पाया जाता है उसको हम नॉर्मल इस तरह से डिजाइन करते हैं और इसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो नॉर्मली प्रयोगशालाओं में या अन्य कई जगह पाए जाते हैं, जिनकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे, वो एक गोले से काट के बने हुए भाग की कल्पना से आधार बनते हैं, तो वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार का दर्पण होता है परवलयाकार दर्पण, जो कि सर्च लाइट आदि में प्रयुक्त किया जाता है। तो दर्पण के 3 टाइप्स हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं: उत्तम दर्पण
और अवतल दर्पण। Spherical mirrors are of two types, convex mirror and concave mirror. तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हुए, उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। तो जिस गोलीय दर्पण का रिफ्लेक्शन सरफेस दबा हुआ होता है उसे अवतल यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस उठा हुआ होता है उसे उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं, और स्फेरिकल मिरर्स के टू टाइप हुए, अवतल यानी कि कॉनकेव और उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। The diameter of the reflecting surface of the mirror is called the aperture of the mirror. अभी हमने गोलीय दर्पण के दो नाम जाने, उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। तो वे दर्पण कुछ इस तरह से होते हैं। ये मेरे हाथ में उत्तल गोलीय दर्पण है, और ये अवतल यानी कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर में ये जो गोलाई है वो इस तरह की गोलाई के कारण नहीं मानी जाती है, बल्कि उनमें इस तरह से गोलाई होती है, यानी वे यहाँ से ये दबा हुआ है और ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए इसे हम इसे कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे और इसे कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और अभी हम जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं जी। The diameter of the reflecting surface of the mirror is called the aperture of the mirror. जैसे ये हमारे हाथ में दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन सरफेस और ये पॉलिश सरफेस। तो रिफ्लेक्शन सरफेस का ये जो डायमीटर है, इसी डायमीटर को हम बोलते हैं द्वारक यानी कि अपर्चर। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। The geometrical center of the spherical surface of the mirror is called the pole of the mirror. जी, ये हमारा इस रिफ्लेक्शन सरफेस है कॉनकेव मिरर का, और ये उसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है, तो ये उसका ध्रुव यानी पोल कहलाएगा। ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर का पोल है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। The center of the sphere of which the spherical mirror is a part is called the center of curvature of the spherical mirror. गोलीय दर्पण जब बनाए जाते हैं तो किसी एक होलो ग्लास सरफेस को यानी खोखले गोले को कट किया जाता है। कट करने के बाद जो शेष पार्ट बाहर निकलता है उसके बाहर एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश कहीं से भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। ऐसे पॉलिश करेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, और ऐसा करेंगे तो ये कॉनकेव मिरर बनेगा। परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब ये गोले के रूप में था तो उसका सेंटर यहाँ कहीं था। कटने के बाद हम ये जूम कर सकते हैं, उसका सेंटर यहाँ है। तो जो स्फीयर का सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ स्फीयर बोलेंगे, परंतु जब वो कटने के बाद मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जो कि इस तरह से होगा, और इसे हम सी से डिनोट करेंगे। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। The distance from the pole of the mirror to the center of the curvature is called the radius of curvature. दर्पण की वक्रता त्रिज्या अभिलंब का कार्य करती है। The radius of curvature of the mirror acts as a normal. दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक यदि हम एक सीधी रेखा खींच दें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। और ये एक हमारा मैथ्स का रूल होता है कि कोई भी रेडियस अपने स्फीयर के सरफेस पर हमेशा नॉर्मल की तरह होती है, यानी 90 डिग्री पर आती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नॉर्मल का कार्य करेगी। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। The line passing through the pole and the center of curvature of the mirror is called the principal axis of the mirror. जैसे अभी हमने P और C को मिलाया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को दोनों साइड से हम आगे बढ़ा दें, एक लाइन पास कर दें, तो ये जिस चित्रों में जो हमारी ग्रीन लाइन दिख रही है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर बोलेंगे, यानी कि ये अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके लिए मूल शर्त ये होती है कि इसको P और C से होकर गुजरना जरूरी होता है।
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। The point on the principal axis at which the light rays incident parallel to the principal axis meet after reflecting from the mirror is called the focus of the mirror. दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। The distance from the pole of the mirror to the focus point is called the focal length. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली यानी कि ये इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती हुई जाएगी या इसमें देखें तो पैरेलल आएगी, परंतु जब ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी तो हम एज्यूम करेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से जा रही है। तो इन पॉइंट्स को हम मिरर का फोकस कहते हैं और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। परंतु P और F के बीच की बात करें यानी ध्रुव से फोकस पॉइंट तक की बात करें तो इसे फोकल लेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ये हमारी फोकल लेंथ है। दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। The focal length of the mirror is half of its radius of curvature. ये एक फॉर्मूला है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी P और C के बीच की डिस्टेंस की हाफ होती है। या हम दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि P पॉइंट और C पॉइंट के जस्ट सेंटर में हमारा F पॉइंट होता है और ये रूल सभी प्रकार के मिरर्स में लागू होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, सभी के लिए लागू है कि फोकल लेंथ की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। The focal length and radius of curvature of a plane mirror is infinite. समतल दर्पण की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी को आधा करेंगे तो फोकल लेंथ आएगा तो वो भी इन्फिनिटी आएगा। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी ही होती है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या नियत राशि होती है, अतः माध्यम की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। The focal length and radius of curvature of a mirror are fixed quantities and hence are not affected by the presence of the medium. किसी भी स्फीयर की रेडियस r हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है और जो स्फीयर की रेडियस है उसी को हम यहाँ पर मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक नियत यानी कांस्टेंट राशि हुई और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट राशि है तो उसका आधा यानी कि फोकल लेंथ भी एक कांस्टेंट राशि होगी। और चूंकि F और R दोनों कांस्टेंट राशियां हैं यानी कि वे किन्हीं परिस्थितियों में बदलेंगी नहीं, इसलिए कह सकते हैं कि माध्यम बदलने से भी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये बात केवल मिरर्स के लिए सत्य है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इसीलिए उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। A concave mirror collects light rays, hence it is called a converging mirror. अभी हमने फोकल पॉइंट की परिभाषा में पढ़ा था कि पैरेलल आने वाली रेज फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो हम एक से ज़्यादा रेज को इंसिडेंट करेंगे तो सारी की सारी इस फोकस पॉइंट से जाएंगी और फोकस पॉइंट से जाएंगे तो इस चित्र को देख के हम कह सकते हैं कि ये सारी किरणें इस पॉइंट पर एकत्रित यानी इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए हम इसे अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं और कहा भी जाता है। यानी हमारा जो अवतल दर्पण है वो अभिसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। A convex mirror spreads light rays, hence it is called a diverging mirror. उत्तल दर्पण में यदि हम ऐसे ही पैरेलल रेज को लाएंगे तो वो इस तरह से वापस लौटती हैं और ये दूर हटती हैं, इसलिए कहते हैं ये डाइवर्जेंट कर रहा है यानी अपसरण कर रहा है और अपसरण करने की प्रक्रिया के कारण ही इसे अपसारी दर्पण कहते हैं और अंग्रेजी में से बोलेंगे डाइवर्जेंट मिरर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष वीडियो में हम इस चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।